बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बदयानत हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब झूठ बोलते रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को 174 सेक्शन इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नाअहल करता हूँ, सजा देता हूँ, जेल भेजता हूँ। ये अल्फाज मेरे नहीं है, बल्कि ये इस फैसले के अंदर लिखे हुए अल्फाज हैं कि जो अब तफसीली सूरत के अंदर भी आवाम के लिए मौजूद है, लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। क्या फैसला था, कितना अहम फैसला था, इस फैसले के असरात क्या होंगे, इस फैसले की कानूनी हैसियत क्या होगी, ये फैसला कोर्ट्स के सामने कितने दिन तक टिक सकेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्सों में एक और आज अहम फैसला हुआ है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मरदमशुमारी की मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में अब नई हल्का बंदियाँ होंगी। नई हल्का बंदियों का मतलब यह है कि इंतखाबात में ताखीर हो सकती है, हो क्या सकती है बल्कि होगी। उसके ऊपर भी बात करेंगे, कितनी ताखीर हो सकती है, कानूनी तौर पर कितनी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। कानूनी तौर के ऊपर इंतखाबात अगर 60 और 90 दिन के अंदर नहीं होते तो फिर किस तरीके से इसका कानूनी जवाज बनाया जा सकेगा। क्या ये मामला अदालतों में जाएगा तो कितना लंबा खिंचेगा, इसके ऊपर तबसरा भी लेंगे, तजिया भी लेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बहुत अहम मौजू है, बहुत अहम मामला है, हमारी आपकी शहरक का मामला है, पाकिस्तान की शहरक का मामला है, कश्मीर का मामला है। यौम सियाह कश्मीर के अंदर आज वो दिन है कि जब 4 साल पहले भारत ने अपने कब्जे को कानूनी बनाने की कोशिश की, मजबूत करने की कोशिश की। कितना कामयाब हुआ भारत, कितना नाकाम हुआ, बात करेंगे कश्मीर के ऊपर भी। लेकिन पहले चलते हैं जो फैसला इमरान खान साहब के हवाले से हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से हुआ है, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है एतजाज एहसन साहब। एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतजाज साहब, कानूनी तौर पर जो अदालत का फैसला है उसमें आप कहाँ लकूना देखते हैं, कहाँ आप उसको मजबूत समझते हैं, कितना अरसा स्टे कर पाएगा ये हायर कोर्ट के सामने? ये तो मेरा ख्याल है यकदम ही उड़ जाएगा। उसकी वजह है कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो लियाकत हुसैन के केस में भी बताया गया और आफ्ताब शेरपाव के केस में भी बताया गया। वो ये है कि फैसला जब सुनाना है तो मुल्जिम की हाजिरी लाजमी है। अगर मुल्जिम हाजिर ना हो तो फैसला सुनाया ही नहीं जा सकता, मौसर ही नहीं होता और मौसर ही नहीं होता। इसलिए ये फैसला वैसे ही उड़ जाता है। दूसरा ये है कि इसमें जो 4 गवाह वो ज्यादा और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 4 गवाह जो अलाउ नहीं किए डिफेंस को, और डिफेंस में एक कोर्ट विटनेस के तौर पे जो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी थे टू प्राइम मिनिस्टर जब खान वजीर आजम था, उनको नहीं बुलाया एज कोर्ट विटनेस और इनको नहीं बुलाया जो इनके विटनेसेस थे। और फिर ये है कि एक बुनियादी कानूनी हुक्म है, सेक्शन 193 है जो ज़ाब्ता फौजदारी का दफा 193, वो कहती है कि सेशन जज कोई या डिसीजन हो गया, ये कोई केस सुन ही नहीं सकता जब तक मैजिस्ट्रेट ना उसको रेफर करे। तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट की रेफरेंस लाजमी है। 193 बड़ा इम्पेरेटिव, शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, तो बड़ा इम्पेरेटिव है। तो इसलिए ये तो कोई जजमेंट तो ऐसी खड़ी नहीं रहती। फिर जज साहब पे तसब्बुब की भी बहुत बड़ी संगीन तसब्बुब की ठोस बुनियाद पर दलाइल है कि जज साहब ने अपनी फेसबुक अकाउंट जिसको वो मानते हैं उससे बहुत सारे भेजे हुए जो मैसेजेस जो और पोस्ट किए हुए जो कि बहुत ही तस्दीक का आमेज है फॉर द अक्यूज, और इसलिए वो भी बड़ा एक रुकावट होगी बड़ी। अच्छा एतजाज साहब, जो हाई कोर्ट है, ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जाना है, तो हाई कोर्ट इसको किस तरीके से देखेगा? वापस किसी सेशन जज के पास भेजेगा, केस खत्म हो जाएगा, क्या होगा, क्या मतलब कोर्ट में आने वाले दिनों में, यानी कि परसों तरसों? हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब से तो कोई इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने 3 दफा भेजा तो उसी जज को भेजा जिसके खिलाफ शिकायत करते रहे, जिसका ऑर्डर वो सेटिसाइड भी करते रहे। पिटिशनर के कहने पे ऑर्डर सेटिसाइड भी कर दिया, 1 दफा किया फिर उसी के पास भेज दिया, फिर दूसरी दफा सेटिसाइड किया फिर उसी के पास भेज दिया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग
बिल्कुल ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, ये फरमाइएगा कि अकामा वाला जो केस था और ये तोशा खाना वाला केस है, इसमें एक चीज़ तो मुश्तरक ये है कि दोनों वज़ीर आज़म, एक साबिक और एक मौजूदा के खिलाफ था। तो इसमें कोई सियासी मुहर्रिक भी नज़र आता है, क्योंकि अकामा वाले केस पे अब कहा जाता है कि वो सियासी मुहर्रिकात उसके पीछे थे। नवाज शरीफ साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई करना था, मैदान से बाहर करना था। इस केस में भी आपको लगता है कि सियासी मुहर्रिकात है? वो पनामा के केस में तो मैं समझता हूँ कि सबसे मोतबर, मैं पहले ये नहीं समझता था कि चैलेंज जो मियाँ साहब कहते हैं कि पनामा से अकामा निकल आया, मैं उससे इम्प्रेस नहीं था बिल्कुल। पर ये जो हामिद खान ने बयान दिया है, एक सीनियर वकील है, कि वो फैसला कहीं और लिखा गया था, तो कुछ दोस्त बात होगी उसमें भी, मैं समझता हूँ। हमारा तो कुलीग है हामिद खान, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन ये तो बिल्कुल सियासी है। ये तो जज भी इसी तरह रहे हैं कि जज की वो बढ़ा दी, छुट्टी भी बढ़ा दी गई है, और ये सारा कुछ जो इसमें हो रहा है इस केस में, वो तो बिल्कुल सियासी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की एक बात हम जो देखते थे कि की जा रही है, तो क्या मियां साहब का मुतालबा पूरा हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है, या अभी उन्हें मजीद आपको लगता है कि कुछ फैसलों की जरूरत है? नहीं, मरियम के मुताबिक तो बन गई होनी चाहिए नवाज, लेकिन ये है कि अभी मियां नवाज भी बहुत सारे केसेस में क्लियर हुए होंगे, अभी सारों में नहीं। अपने भाई की उनकी हुकूमत है यहाँ, और वो अपनी पार्टी की हुकूमत है, वो यहाँ तशरीफ नहीं ला सकते हैं, तो उनके कुछ और है लगता है। और लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो गई। वो मरियम ने कहा था मियाँ साहब को आजाद करो, मियाँ साहब की तो हुकूमत आ गई, और कितने को पाबंद सलासिल करो, वो भी पाबंद सलासिल हो गया। अच्छा, ये फरमाइएगा एतजाज साहब, एक आखिरी चीज अगर आप मुझे बताएं कि इलेक्शन एक्ट 174 जिसकी शिक का हवाला दिया है जज साहब ने 2017 का, ये क्या इतनी ही शदीद सजा देता है या इसकी मैक्सिमम सजा दे दी गई है? मैक्सिमम सजा दे दी गई। तो फिर कोई इसमें चांस है कि आगे जो अदालतें हैं वो इसके ऊपर रिव्यू करें और उनकी सजा कम कर दें? इस केस में तो एक दो दिन में, एक दो रातों के बाद, ये इतवार गुजर जाए, मंडे या ट्यूसडे को जमानत हो जाएगी। इस मुकदमे में तो जमानत हो जाएगी खान की, और इस मुकदमे में तो बाहर आ जाएगा, कोई और में ना डाले तो वो तो तीसरे दिन बाहर आ जाए। बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब इस राय के ऊपर हम जो है वो आपकी इसको हतमी समझते हैं कि ये केस कानूनी तौर पर कमजोर है, जज साहब का फैसला कानूनी तौर पर कमजोर है, और इस कानूनी कमजोरी की वजह से ये हायर कोर्ट के अंदर ज्यादा वक्त तक जो है वो टिक नहीं पाएगा और खान साहब 2-3 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। देखें जी, जो अपील अगर ये अपनी बारी में सुनी जाए तो गालिबन 2026 या 27 में सुनी जा सकती। वो 3 साल की तो सजाई उस पर पूरी हो जाती है, तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं अपील की, पहली अपील की स्टेज पे जज साहबान। ये मामूल है, ये गैर मामूली मामूल है कि जिसको 3 साल सजा हो उसको पहली अपील के लिए वो सस्पेंड मअतल कर देते हैं सजा के। पता नहीं इसको हमने बेगुनाह ठहराना है या देखना है तो फिर बेगुनाह है, या ये कोई बड़ा टेररिस्ट तो है नहीं है कि कलाशनिकोव लेके फिर रहा है और बम, तो इसलिए ये इसको इसमें मामूल के मुताबिक इंसान को बाहर आ जाना चाहिए। मामूल के मुताबिक जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ छूट सकते हैं। बहुत शुक्रिया अतार हसन साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें समझाया कि आखिर मामला क्या है, कानूनी तौर पर केस कहाँ कहाँ कमज़ोर है, क्या कुछ इसका हो सकता है। आगे चलेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मरदमशुमारी का जो मामला है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियाँ तब्दील होंगी, और जब हल्का बंदियाँ तब्दील होंगी तो इसके नतीजे में इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे। कानूनी रास्ता क्या है, कितने ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, क्या गेंद कोर्ट में जाएगी, देखते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मेरे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। सूरत हाल जो है वो एक के बाद एक खबर के नतीजे में जो है वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गंभीर हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमाएं कि क्या मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि क्या सूबाई हुकूमतें जो निगरान है इस वक्त, उनके पास इख्तियार है कि वो कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के मरदमशुमारी की मंजूरी देती? बहुत शुक्रिया। मेरी राय में तो चूंकि ये फैसला एक बहुत अहम पॉलिसी फैसला है और तवील मुद्दत का फैसला है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है इसकी,
और इससे आने वाली हुकूमत के हाथ भी बंध जाते हैं, तो वो तमाम बातें जो इलेक्शंस एक्ट की सेक्शन 230 के अंदर लिखी हुई हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो इन्हीं चीज़ों से मुतल्लिक है। मेरे ख्याल में तो 2 निगरान चीफ मिनिस्टर्स इस फैसले में शरीक नहीं हो सकते थे और उनका फैसला वैलिड नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो बैठे हैं और ये फैसला हो गया है। अब इसके बारे में जो हतमी फैसला है वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर कोर्ट में जाएगा मैटर, ये तो फिर लंबा काम हो जाएगा, इलेक्शन भी आगे खींच सकते हैं मजीद। जी, कुछ लोगों का इंटरेस्ट है इसमें कि ये इलेक्शन जरा खिंच जाए और मजीद भी डिले हो जाए, तो वो हो सकता है कि अदालतों में जाना भी वो पसंद करे और उसके नतीजे में इलेक्शन मजीद डिले हो। अच्छा, अगर जो है वो मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि ऐसी सूरत हाल आ जाए कि निगरान हुकूमतें हैं और आदि जो है वो गैर निगरान हुकूमतें, मुकम्मल हुकूमतें हैं, तो ऐसी सूरत में उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था? क्या के तरीक़ेकार क्या होता, फिर इस मर्दमशुमारी का होता क्या? देखिए, एक तरीका तो ये था कि इस बुनियाद पे कि चूंकि इस वक्त 2 सूबों के अंदर चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं है इलेक्टेड, लिहाजा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुकम्मल नहीं है, लिहाजा हम ये फैसला नहीं कर सकते। इसलिए ये मर्दमशुमारी को डिक्लेयर करने का फैसला डेफर कर दिया जाता इलेक्शन के बाद तक, और ये इलेक्शन 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हो जाते जैसा कि पहले कहा गया था। तो ये तरीका उन्होंने इख्तियार नहीं किया, तो उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम 2023 की मर्दमशुमारी के बुनियाद पे करेंगे, और उसके लिए जाहिर है फिर आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मंजूरी चाहिए। तो उसके लिए आपने ये समझा कि ये इस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुकम्मल है और जो निगरान 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी उसके बाकायदा मेंबर हैं। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यह मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। 2 निगरान वज़ीर आला इस अहम फैसले में शरीक नहीं हो सकते थे। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 के मुताबिक, तो इस लिहाज से ये मुतनाज़ा होगा मामला। सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर वही फाइनल बताएंगे कैसे होगा। अच्छा अहमद साहब, इसमें प्रॉब्लम कहां पर आती है आखिर? मिसाल के तौर पर आप देखें ना कि आज फैसला हो गया कि मर्दमशुमारी जो है वो नई जो डिजिटल मर्दमशुमारी थी वो काउंट होगी, हल्का बंदियां उसके मुताबिक होंगी, तो स्क्वीज क्यों नहीं किया जा सकता है सारे टाइम पीरियड को? 3 महीने या 90 दिन के अंदर ही इसको कंप्लीट करके नए इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाया जा सकता? इसमें प्रॉब्लम कहां पर आता है इलेक्शन कमीशन को? नहीं, देखिए, 90 रोज में तो उस वक्त शुरू होंगे 90 रोज जब ये तय हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी कितनी हैं और वो किस जिले में कितनी हैं। जब ये तय नहीं होगा तो आप किसको कहेंगे कि आप नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराएं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हदूद ये हैं। वो तो उसी वक्त होगा ना जब कॉन्स्टिट्यूएंसी की हदूद मुतय्यन हो जाएंगी, तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदूद बनाई जाएंगी, यानी जिसको आप कहते हैं हल्का साजी, तो हल्का बंदी करेंगे पहले। जब वो मुकम्मल हो जाएगी, वो 4 महीने का काम है, तो फिर आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करेंगे। फिर आप लोगों को कहेंगे अच्छा जनाब, अब आप नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने शुरू कीजिए, ये हैं हल्के। तो ये 3 महीनों में नहीं हो सकता। 3 महीने तो शुरू होंगे जब आपका हल्का बंदियां हो जाएंगी, लेकिन ये हो सकता है कि 3 महीने का काम जो इंतखाबात का है वो 2 महीने में कर लिया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल जब असेंबली खुद से डिसॉल्व होती है तो फिर भी तो 2 महीने में आइन के मुताबिक आपको करना होता है। तो मेरे ख्याल में वो मुमकिन है। तो यूं ये टोटल डिले 7 माह से कम होकर 6 माह में हो जाएगी, लेकिन 6 माह से मुझे नहीं लगता कम हो पाएगा। लेकिन जवाब क्या होगा इंतखाबात को आगे पीछे करने का? जवाब से मेरी मुराद है, ठीक है ये जवाब तो मौजूद है कि जी नई मर्दमशुमारी आ गई है, अब हल्का बंदियां हुई हैं, सारा कुछ है, लेकिन कानूनी तौर पर फाइल कैसे इस बात को ठीक समझेगी? नहीं, ये तो देखिए आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 2224(1), जो ये कहता है कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए अगर असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाए। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 51(5), जो ये कहता है कि जब नई मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो फिर इलेक्शन उसके मुताबिक होंगे। तो ये दोनों एक कन्फ्लिक्टिंग से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इसकी तशरीह कैसे होगी अहमद साहब? इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है ना, और तो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि फिर गेंद अगर कोर्ट में जाती है तो फिर कोर्ट तो फिर अपने एक प्रोसीजर पूरा करता है, नोटिस जारी करता है, फिर ऐसे होता है फिर वैसे होता है।
तो उसका भी टाइम इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अब कोर्ट में अगर गई तो जाहिर है कोर्ट का टाइम भी लगेगा, और वैसे मेरे ख्याल में ये चूंकि इतना सीधा सा केस है तो इसमें 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो जाना चाहिए अगर ये जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको ज्यादा देर नहीं खींचेगी। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे आपको याद है कि अप्रैल 2022 में असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और गलत हुई थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना इजलास डे टू डे मुनक्किद करना शुरू किया था और उसको रिवर्स कर दिया था विद इन अ वीक। तो ये भी ऐसे हो सकता है क्योंकि ये बहुत सीधा सा मामला है। लेकिन इसमें बिलाल साहब एक और पॉइंट खड़ा होता है। आज ट्वीट है फवाद चौधरी साहब का, और जाहिर है कि वो अकेले नहीं होंगे इसमें, फिर कराची की भी शायद कुछ नशिस्तें कम हो रही हैं, जो है वो कराची के अलावा जो बाकी सूबे के मामलात हैं वहाँ पर नशिस्तें बढ़ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि पंजाब की, लाहौर की, जेलम की, फैसलाबाद की, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों की वो कहते हैं नशिस्तें कम हो रही हैं। तो फिर ये भी केसेस कोर्ट के अंदर जाएंगे, ये भी एक नई बहस होगी। नहीं, नशिस्तें कम या ज्यादा होना ये अदालत पे नहीं जाएगा। नहीं अहमद साहब, इसमें पॉइंट ये है कि लोग फिर मर्दमशुमारी के नताइज को चैलेंज करना शुरू हो जाएंगे ना। नहीं, मर्दमशुमारी के नताइज को चैलेंज करना तो अलग बात है। वो इस असूल को चैलेंज कर सकते हैं कि ये मर्दमशुमारी के नताइज को तस्लीम करने का हक ही नहीं था कौमी मफादात की काउंसिल को, क्योंकि ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। ये उठा सकते हैं सवाल, इस पर फैसला होगा। या ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ 90 दिन में इलेक्शन करना, तो लिहाजा 90 दिन में इलेक्शन कराए जाए और हल्का बंदियों को मौखर किया जाए। ये आप इस किस्म के पॉलिसी के क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर ले जा सकते हैं। लेकिन ये मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई या गलत हुई है, ये मेरे ख्याल में इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो उन्होंने उस प्रोसीजर के मुताबिक किया है, तो उसको आप कैसे चैलेंज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये फरमाइएगा कि आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से एक फैसला आया। जाहिर है कि बड़ा तवील उसके ऊपर इल्ज़ामात का मामला है, इतनी पेशियाँ हुई 40-42 के करीब। वो सारी बहस अपनी जगह है, कानूनी है, लेकिन क्या गोशवारे के अंदर जो है वो कोई मालूमात गलत देना या कमी करने के जो 174 का जज साहब ने बताया कि 174 सेक्शन 174 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, तो वो इतना सख्त है, क्या किसी भी रुकने असेंबली की इस तरीके से जो है वो हम देख सकते हैं कि सजा भी हो सकती है? जी बिल्कुल, उस बारे में तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है सेक्शन 174 में, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जो है इसमें बाकायदा ये सजा हो सकती है, और कई लोगों को हुई है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे बाज़ इसको चैलेंज करके ख़त्म कर दिया जाता है सज़ा को, लेकिन बहरहाल सज़ा इसके अंदर डिफाइंड है, वो होती है। अगर आपने एक स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए थी और वो आपने नहीं डाली, या आपने कोई ऐसी चीज़ डाल दी जो गलत है, तो इस सेक्शन के मुताबिक आपको उसकी सजा हो सकती है। ये क्रिमिनल केस है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने गलती हो गई तो चले उसको दरगुजर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे ही है। लेकिन इसको अगर आप जैसे ही ये शुरू हुआ था केस इलेक्शन कमीशन में, तो अगर इमरान खान साहब जाके कह देते कि मुझसे गलती हो गई है या असल में मैं भूल गया था या क्या हुआ था, तो हो सकता है कि उस वक्त ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने तो इसको मुस्तकिल 2 साल कंटेस्ट किया है इस मामले को, तो अब कंटेस्ट करने के बाद तो जाहिर है वो ये नहीं कह सकते कि मुझसे गलती हो गई थी, इसको माफ कर दिया जाए। यानी कि आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर जो उन्होंने नुक्ता नज़र अपनाया, उसी नुक्ता नज़र ने उनको बहुत ज़्यादा फंसाने का एक सबब बना, और अब उस सूरत हाल यहाँ तक आ गई है। तो फैसला जो है आपको लगता है कि हायर कोर्ट्स के अंदर सस्टेन कर सकेगा? हायर कोर्ट में ये जाएगा और सस्टेन मटेरियल सेंस में तो कर सकता है। यानी इसके अंदर वाकई ये प्रॉब्लम तो है कि उन्होंने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के स्टेटमेंट में वाकई 2 साल इस चीज को जाहिर नहीं किया, तो ये गलती तो है, ये तो उसका। लेकिन अब उसके लिए कोई टेक्निकल नकात की बुनियाद पे कोई फायदा दे उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये अब उस कोर्ट की सवाबदीद है। या सजा कम कर दे या सिर्फ फाइन कर दे और सजा ना करे, क्योंकि अगर आप सजा खत्म कर दें या 2 साल से कम सजा कर दें तो फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 3 साल का मतलब है डिस्क्वालीफाई होंगे आप।
चले, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें समझाया भी और ज़ाहिर है कि नाज़रीन के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। यौम इस्तेहसाल 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, 4 साल में आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान ने जिस ख्वाहिश के तहत, जिस उम्मीद के तहत और जो लोलीपॉप अपने अवाम को दे के खसूसी हैसियत को ख़त्म किया था, 4 साल बाद आपको लगता है कि हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा हो सका है? देखें, इसके जवाब में 2 पहलू हैं। एक पहलू में तो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ है, और फ़ायदा इस तरह हुआ है कि पहली दफ़ा हिंदुस्तान ने अपने अंदरूनी कवानीन की तरमीम के बाद और बिलखसूस आइनी तरमीम के बाद और आइन का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी अफवाज को, स्केड्यूल्ड हिंदू क्लासेस को, और सबसे बढ़ के जो कश्मीरियों का जो हकूक़ है, जो बतौर कश्मीरी महफूज थे, उन सब का एहतसाल किया। और उसके बाद ना सिर्फ उसका इस्तेसाल किया, बल्कि उसके साथ साथ आप एक तरह से कह सकते हैं कि उन पर ज़िंदगी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो उनकी बड़ी कोशिश थी कि जी किसी तरह कश्मीरी जो जिद्दोजहद है उसको ख़त्म कर सकें, तो उसमें उनको बड़ी नाकामी हासिल हुई। बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कश्मीर पे जवाबदेही करनी पड़ी इंसानी हकूक़ की पामाली की नुक़्ते नज़र से। कश्मीरियों को जितनी तेज़ी से वो वहाँ से बेदखल करना चाह रहे थे, वो बेदखल नहीं कर सके। अगरचे उन्होंने अपने शहरी कवानीन और शहरियत के जो कवानीन है उसके अंदर भी तरमीम की, लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए ये बात वाज़ेह तौर पे हमें जो चीज़ देखने में नज़र आती है कि हिंदुस्तान बतदरीज जो है मकबूजा कश्मीर में अपने जो मज़लूम अज़ाइम हैं उन पर काम करने के लिए मुसलसल जो है जिद्दोजहद कर रहा है। आबादकारी की भी कोशिशें हो रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि आबादी के तनासुब को भी तब्दील करने की कोशिश हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई कि वहाँ पर जो है वो हॉस्टल बनाए गए हैं, वहाँ पर गैर मकामी लोगों को, कि जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको जो है वो आबाद किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर प्लान क्या हिंदुस्तान के हैं कश्मीरियों के साथ, और मज़ीद क्या जुल्म हो सकता है? देखिए, हिंदुस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पे 5 अगस्त 2019 को जो अपना आर्टिकल 1 और 2 इस्तेमाल करते हुए सदारती जो उनकी ताकत थी आइन के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर को अपने अंदर जम किया। और उसके बाद उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि क्योंकि ये वाहिद मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है हिंदुस्तान के अंदर, अक्सरियत की रियासत है, तो इसका तनासुब जो है तब्दील करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के आइन आर्टिकल 2, 3 और 4 के मुतसादिम है। और इसका मतलब ये है कि वहाँ जो है स्केड्यूल्ड हिंदू क्लासेस मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ हिंदुओं की आबादकारी ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा क्योंकि ये अब हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका है मकबूजा कश्मीर, इसलिए यहाँ हिंदुस्तान की जो सिविल सर्विस है वो उसके अंदर अपना फोर्सेस को एक्सटेंड करेगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि क्योंकि अब ये हिंदुस्तान की रियासत का हिस्सा है मुकम्मल तौर के ऊपर, इसलिए जो हिंदुस्तान की अफवाज की आबादकारी है उसको भी वाज़ेह करेंगे। तो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर 4 चीज़ें वो कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कश्मीरियों से हक़ शहरियत ले रहे हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि उनको जो है उन इलाकों में रखा जाए जो एक तरह से आप कह सकते हैं डिटेंशन सेंटर्स हैं, जैसे उन्होंने आसाम में बनाए। यानी कि इनको वो तमाम लोग जो 3 चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे उनको वहाँ डाला जाएगा। यानी कि 12 साल सुकूनत के शवाहिद के वो हिंदुस्तान में रहते रहे हैं, 12 साल कबल आज़ादी मतलब हिंदुस्तान, उसके शवाहिद अगर वो हैं तो तब उनको शहरियत दी जाएगी, वो शहरियत के अहल होंगे। तीसरा ये कि उनके बच्चे जो हैं 12 साल कहीं पढ़ते रहे हैं, यानी कि वो तमाम लोग जो 12 साल एजुकेशन नहीं रख सके, या वो औरतें जिनके पास ये एजुकेशन नहीं है, या उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इन सब को वो अकूबत खानों में या उन डिटेंशन सेंटर्स में डालेंगे। और ये डिटेंशन सेंटर्स जो हैं ये पाकिस्तान और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के दरमियान जो जगह है उसके अंदर ये बनाए जाएंगे और इन लोगों को वहाँ धकेला जाएगा। दूसरा ये कि इनको शहरों से बेदखल किया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब ये जो यहाँ सिविल सर्विस में जो काम करें, जो कश्मीरी शहरियत की बुनियाद पे काम करे थे, उनके पास सिर्फ 1 साल का वक्त है जिसके अंदर वो फैसला करें कि वो हिंदुस्तानी शहरियत इख्तियार करेंगे या नहीं। और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी हैं, और अगर वो पाकिस्तानी हैं तो फिर जाहिर है कि वो फिर हिंदुस्तानी शहरियत के अहल नहीं हैं। इस लिहाज से एक तरफ तो ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कर रहे हैं कि जो उनकी हिंदुस्तानी यानी कि जो हिंदू अक्सरियत है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, बिलखसूस जो निचले दर्जे के हिंदू हैं, उनको जो है रिपैट्रिएट कर रहे हैं कि जी ये एक
इनका रियासती हक है और इसको तनासब को बराबर करने के लिए हम यहाँ हिंदू आबादकारी करेंगे। और तीसरी तरफ वो जो सिविल फोर्स और हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, जो वहाँ से लोग जिन्होंने कश्मीर में सर्व किया है, उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर में सर्व किया है, उनको वहाँ प्लॉट्स दे रहे हैं और उनको वहाँ इलाके दे रहे हैं कि वो वहाँ आबादकारी करें। यानी एक तरह से एक नए कंटोनमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, एक तरह से ये कर रहे हैं। और फिर सबसे आखिर में, लेकिन जो मेरे ख्याल से जिसको मीडिया में भी इस पर बात आई कि जो कश्मीरी ख़वातीन थी, क्योंकि वो जो है कश्मीरी शहरियत की एक तरह से जो है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, यानी कि अगर वो किसी गैर कश्मीरी से शादी करती तो उनकी शहरियत आगे बच्चों तक मुंतकिल नहीं होती थी और ना ही उनके शोहरों तक। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर कश्मीरी ख़वातीन से आप शादी करेंगे या कश्मीरी ख़वातीन आपके साथ होंगी तो आपकी शहरियत ना सिर्फ उनके स्पाउसेस को दी जाएगी लेकिन उनके बच्चों तक भी चली जाएगी। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लान है, पूरा जाल है जिसमें तमाम तनासुब है वो तब्दील हो जाएगा। जी, पूरा जाल है जिसमें फंसाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल फिर भी यही पैदा होता है कि आलमी बरादरी को किस वजह से खामोशी का सामना है? क्या भारत की सफारतकारी आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा मजबूत है या मफादात का जंग है, मफादात का मामला है? क्योंकि दुनिया के किसी और खित्ते में सब कुछ हो रहा होता, इतना जुल्म हो रहा होता, इतना जो है वो इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा होता, तो शायद आवाज़ जो है ज़्यादा बुलंद होती। देखिए, आवाज़ इस वक्त इसलिए बुलंद नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान ने पहली बात तो ये की है कि उसको एक आइनी रूप देने की कोशिश की है कि उन्होंने आइन के ज़रिए, तो एक तरह से आप कह सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ ये हिंदुस्तान की आइनी दहशत गर्दी है या कानूनी दहशत गर्दी है, जिसमें उन्होंने कानून को इस्तेमाल किया है अपने हकूक़ को वाज़े करने के लिए। लेकिन मसला इस वक्त यह आता है कि जो कश्मीर है, मसला कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये बात दोनों ममालिक पर पाबंद करता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे, कि अगर वहाँ कोई भी ज़मीनी तब्दीली आएगी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इस बात का, यानी बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ जो है, इस बात का फैसला करेगी कि जो भी तरमीम की गई हैं उनको वापस जो है उनकी ओरिजिनल पोजीशन तक लेके आ जाए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने कोशिश ये की है कि इसका तासुर ये देने की कोशिश की है कि वो वहाँ से गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो पावर्टी एलिविएशन करना चाहते हैं और कश्मीर को डेवलपमेंट का मरकज़ और सियाहत का मरकज़ बनाना चाहते हैं। इसलिए वो कश्मीरी जो रूट कॉज ऑफ टेररिज्म है, यानी कि वो कहते हैं जी दहशतगर्दी की वजूहात हैं, हम उनको ख़त्म करना चाहते हैं और मकबूजा कश्मीर को हम तरक्की याफ्ता इलाका बनाना चाहते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ भी किया जा रहा है कि हिंदुस्तान वहाँ बहुत ज़्यादा रोड्स बना रहा है, हिंदुस्तान ये कर रहा है, हिंदुस्तान वो कर रहा है। तो ये एक चीज़ है जो उन्होंने इंटरनेशनली दिखाने की कोशिश की और यही वजह कि G20 की समिट भी उन्होंने वहाँ मुनक्किद की। फिर तीसरी तरफ जो उनके रवाबत हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, जो अमेरिका के साथ कमकासा बीका और ये तमाम जो माहिदे हैं, और फिर जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन माहिदों की वजह से भी वो जहाँ से वो नॉर्थ से अपनी सड़कें शुरू कर रहे हैं और नीचे लेके जा रहे हैं, वो ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें बिलखसूस इस वक्त अमेरिका अपने मफादात के लिए नहीं कर रहा, बल्कि हिंदुस्तान जो नॉर्थ है, जो शुमाली इलाका जात हैं, उनको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वहाँ हिंदू मेजॉरिटी है या हिंदू माइनॉरिटी है, उनके हकूक़ महफूज कर रहे हैं। यही वजह है कि जो इस वक्त मणिपुर में भी जो वहाँ आपको राइट्स नज़र आए, उसके अंदर भी जो स्केड्यूल्ड हिंदू क्लासेस थी, उनको जो है उन्होंने कहा कि हम इसको एक जो हिंदू क्लासेस हैं उनको हम स्केड्यूल करना चाहते हैं। तो यानी कि एक तरह से वहाँ जो आबादी का तनासुब है, ताकत का तनासुब है, और फिर जो बैनुल-अक़वामी तनासुब है उसको एक अंदरूनी रंग दे के और डेवलपमेंट का रंग दे के वो तमाम जो अपने सिक्योरिटी के मसाइल हैं या जो उनकी नाइंसाफ़ियाँ हैं उनके ऊपर एक नया पर्दा डालना चाहते हैं और एक नया मीडिया परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे। और ज़ाहिर है इसमें बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने वो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह उन्होंने कश्मीरियों को बंद किया, उस तमाम चीज़ों के ऊपर एक नया रंग देना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो जो है बतरजीज इसके ऊपर ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कैंपेन रन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक नया कानूनी रंग भी देने की कोशिश करते हैं तमाम मसले। बिल्कुल ठीक है, कानूनी रंग की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यह भी वाज़ेह है कि 4 मरतबा कम से कम बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं कि जो कश्मीर में डेवलपमेंट के नाम पे वो कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बड़ी करप्शन हो रही है। एक आखिरी चीज़ की तरफ डॉक्टर साहब ज़रा कमेंट फरमा दीजिएगा कि 4 साल बाद आखिरकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा जो है वो समाज के लिए मुकर्रर हुआ है आर्टिकल 370 के हवाले से। गो कि कश्मीरी की आदत बहुत ज़्यादा इसके हवाले से जो है वो पुरुम्मीद नहीं है कि कोई इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट है कि मोदी सरकार ने जो बयान हल्फी जमा कराया था, अदालत ने उसको नहीं लिया कि हम इसको सियासी तौर पर नहीं आइनी तौर पर देखेंगे। तो अगर केस की मेरिट्स को आप देखें तो आपको कोई इंसाफ की तवक्का नज़र आ रही है? देखिए, पहली बात तो हमें कुछ समझने की ज़रूरत है।
हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को तल्फ नहीं किया, बल्कि उसको एब्रोगेट किया है, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान के आइन आर्टिकल 1 के मुताबिक हिंदुस्तान की जो सदारती ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर जम किया है, यूनियन टेरिटरी बनाया है। ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये था। मसला ये आया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो आर्टिकल 35A है और 35 जो आर्टिकल 370 के अंदर की तशरीह कर रहा था, आर्टिकल 370 की वो तशरीह उन्होंने कहा है कि वो मुनाफी है हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक। ठीक हो गया। वो आइन के मुताबिक ये है कि आइन ये कहता है कि तमाम लोगों के साथ मसावी सलूक किया जाएगा। ये कहता है कि कोई इलाका जो है किसी एक शहरियत को किसी दूसरी शहरियत के ऊपर जो है कोई फौकियत नहीं होगी, और जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का वो मुनाफी है हिंदुस्तान के आइन के। सो टेक्निकली जो कुछ उन्होंने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का उस तमाम चीज़ों के ऊपर सिक्का बंद काम करेगा, उसकी तशरीह करेगा और फिर वाजे करेगा कि जी आर्टिकल 370 को हम बेहाल करते हैं। आर्टिकल 370 तो उन्होंने तल्फ ही नहीं किया। अगर वो तल्फ करते तो फिर जाहिर है फिर वो एग्रेशन के ताकिब एग्रेशन और जंग के मुर्तकिब होते। बिल्कुल ठीक। इस वक्त उन्होंने उस यूनियन टेरिटरी को अपने अंदर जम किया है। तो ये एक टेक्निकल केस है जिसमें वो उसकी तशरीह का खात्मा चाहते हैं, और आर्टिकल 370 जो उन्होंने तल्फ नहीं किया, जिसको उन्होंने एब्रोगेट किया है, उसके स्टेटस को वाजा करना चाहते हैं। और एक तरह से आप ये डिबेट जनरेट देखेंगे जिसमें वो कहेंगे जी आर्टिकल 370 उसी तरह बहाल है आईनी तौर के ऊपर, क्योंकि उसी की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 हिंदुस्तानी आइन का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद के बजाय जो हम देखेंगे कि सियासी बहस की तरफ, आईनी बहस की तरफ मामला चला जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने इस मुकदमे को समझाने की कोशिश की। हम भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला कश्मीरियों की मुश्किलात को हल करे, उनकी मुश्किलात को कम करे और कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बने और इसके साथ साथ हक़ खुद इरादियत उन्हें मिल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।